आज दिनांक 30 जुलाई को सायंकाल लगभग 4 बजे थाना महानगर में एक ट्रांजिट हाउस पर पुलिस लाइन स्थित एक पुलिस अधिकारी की पत्नी के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि मुकेश प्रताप सिंह जो CBCID में एडिशनल SP के पद पर तैनात है, उनकी पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। बजे थाना महानगर में एक ट्रांजिट हाउस पर पुलिस लाइन स्थित एक पुलिस अधिकारी की पत्नी के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि मुकेश प्रताप सिंह जो CBCID में एडिशनल SP के पद पर तैनात है, उनकी पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और मौके पे महानगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही पंचायतनामा आदि कराया जा रहा है। आज दिनांक 30 जुलाई 2025 में सुबह करीब 8 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक माल थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव मड़वाना में एक राजू नाम के करीब 50-55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक माल थाना और उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके भौतिक दृश्य एकत्र किए गए। जो मृतक के शरीर पर चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध का पंजीकरण किया जा रहा है। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना प्राप्त हुई कि गाँव मड़वाना में एक राजू नाम के करीब 50-55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक माल थाना और उसके साथ साथ उच्चाधिकारीगण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके भौतिक दृश्य एकत्र किए गए। जो मृतक के शरीर पर चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध का पंजीकरण किया जा रहा है। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 जो व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। दिनांक 27 जुलाई 2025 को थाना गोमती नगर में लगभग शाम 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी नंदिनी पत्नी जगन्नाथ द्वारा बताया गया कि उनके पति द्वारा उनके 2 वर्षीय पुत्र के साथ मारपीट की घटना कारित करी गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में 100 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त जगन्नाथ की गिरफ्तारी करी गई है। उससे पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि यह उसकी दूसरी पत्नी थी और जो मृतक बालक है वह उनकी पहली पत्नी की शादी से था और जिससे वह नाखुश था और इसी नाखुशी में अक्सर झगड़ा घर पे होता रहता था। कल किसी बात को लेके इसमें झगड़ा ज्यादा हुआ, जिसके बाद जगन्नाथ आया गया कि उनके पति द्वारा उनके 2 वर्षीय पुत्र के साथ मारपीट की घटना कारित करी गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में 100 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त जगन्नाथ की गिरफ्तारी करी गई है। उससे पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि यह उसकी दूसरी पत्नी थी और जो मृतक बालक है वह उनकी पहली पत्नी की शादी से था और जिससे वह नाखुश था और इसी नाखुशी में अक्सर झगड़ा घर पे होता रहता था। कल किसी बात को लेके इसमें झगड़ा ज्यादा हुआ, जिसके बाद जगन्नाथ ने इस बालक के साथ मारपीट की घटना कारित करी, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
गाड़ी तो मारिस कौन है? मारे थे तुमने? अपने बहुत तेज रुक जाओ, मारियो कौन है? नहीं अपनी गाड़ी मारियो किस लिए तुम? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हटा रहे, बंद करें दुकान, देख रहे बंद हो रही नहीं? कोई दुकानदार है, कोई कस्टमर है क्या? बंद करोगे? बंद कैसे बंद करोगे? तमाचा मारा है। हाँ रुक जाओ, इनके तो अब है, रुक जाओ। वीडियो हैं? क्या करेगा? कैसे बंद? क्या करेगा? मारे किस लिए तुम हो? मारे किस लिए? भाई किस लिए मारे हो तुम? तेरे भाई ने हमारी गर्दन पकड़ी ना। कौन गर्दन पकड़ी? कौन सी गर्दन? खा ले अपने ब्लड का बच्चन के गर्दन पर, हम खा रहे, हम खाना अपने घर भरे लगा कसम, सकता है हमारे ऊपर, तो हम भी तो लगा सकते हैं। घर भरे कसम। तमाचा मारे हमने। तेरे भाई किस ने लिए मारा तुमने? पकड़ी। किस लिए तुम मारा? तेरे भाई ने कॉल असूली मांगोगे? असूली मांगोगे? असूली 500 रुपए मांगोगे? असूली मांग रहे हो तुम लोग असूली मांग रहे हो? असूली मांगोगे? कॉलर कम से कम किस लिए मारा तुमने? मारा किस लिए तुमने? कितने गिरा दिया? तुमने मारा किस लिए? नहीं तो कौन काला मरा? कॉलर कौन करा? तुमने दिखाई मारा क्यों? मारा क्यों? हैं? तुमको मना किया था यहाँ? कब मना? तो ठेला सबका मना करो, सब मना करो। कहाँ ठेला? कोई मना नहीं कर पाएगा। ठेला हमें बता। सब ठेला, दिखा ना, दिखा हमें। सब ठेला तो हम कहाँ ठेले? दिखा इधर दिखा। तो हम भी जा रहे, बंद कर रहे, कोई यहाँ दुकान खोले रहे, बंद कर रहे ठेला, सारा सामान रख चुके हैं। पहले ठेला दिखा। 11 बजे पहले। तो 11 बजे हम भी जा रहे, कहाँ भी सब गए हैं ठेला, तो सब लगे हैं ठेला। कहाँ तो दिखाना। हाँ तो दिखाएंगे, अभी रुक जाओ, दिखाएंगे, कल दिखाएंगे तुमको हम, कायदे से हम कल दिखाना। तो देखोगे क्या तुम? दिखाओ, परसों दिखाओ, रोज उस दिन तो आप कहा कह रहे, उस दिन बोल गए उल्टे से, कहा था? कह रहा ठेला नहीं रहेगा। ठेला हटवाते हैं, हमारा ठेला हटवाते सारे लगवाते हैं। तूने पैसा असूली लेते हैं ठेला, सारे लगते हैं। पूछना किसी से। हाँ असूली लेते हो ना। बताओ ना किसी ए पार्षद जी का फोन कर, सुंदर जी का पार्षद का फोन करो, हम कर रहे हैं, रुको कर लो। गाड़ी तो मारिस कौन है? मारे थे तुमने? अपने बहुत तेज रुक जाओ, मारियो कौन है? नहीं अपनी गाड़ी। मारियो किस लिए तुम? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हटा रहे, बंद करें दुकान, देख रहे बंद हो रही नहीं? कोई दुकानदार है, कोई कस्टमर है क्या? बंद करोगे? बंद कैसे बंद करोगे? तमाचा मारा है। हाँ रुक जाओ, इनके तो अब है, रुक जाओ। वीडियो हैं? क्या करेगा? कैसे बंद? क्या करेगा? मारे किस लिए तुम हो? मारे किस लिए? भाई किस लिए मारे हो तुम? तेरे भाई ने हमारी गर्दन पकड़ी ना। कौन गर्दन पकड़ी? कौन सी गर्दन? खा ले अपने ब्लड का बच्चन के गर्दन पर, हम खा रहे, हम खाना अपने घर भरे कसम, लगा सकता है हमारे ऊपर, तो हम भी तो लगा सकते हैं। घर भरे कसम। तमाचा मारे हमने। तेरे भाई किस लिए मारा तुमने? पकड़ी। किस लिए तुम मारा? तेरे भाई ने कॉल असूली मांगोगे? असूली मांगोगे? असूली 500 रुपए मांगोगे? असूली मांग रहे हो तुम लोग असूली मांग रहे हो? असूली मांगोगे? कॉलर कम से कम। किस लिए मारा तुमने? मारा किस लिए तुमने? कितने गिरा दिया? तुमने मारा किस लिए? नहीं तो कौन काला मरा? कॉलर कौन करा? तुमने दिखाई मारा क्यों? मारा क्यों? हैं? तुमको मना किया था यहाँ? कब मना? तो ठेला सबका मना करो, सब मना करो। कहाँ ठेला? कोई मना नहीं कर पाएगा। ठेला हमें बता। सब ठेला, दिखा हमें। सब ठेला तो हम कहाँ ठेले? दिखा इधर दिखा। तो हम भी जा रहे, बंद कर रहे, कोई यहाँ दुकान खोले रहे, बंद कर रहे ठेला, सारा सामान रख चुके हैं। पहले ठेला दिखा। 11 बजे पहले। तो 11 बजे हम भी जा रहे, कहाँ भी सब गए हैं ठेला, तो सब लगे हैं ठेला। कहाँ तो दिखाना। हाँ तो दिखाएंगे, अभी रुक जाओ, दिखाएंगे, कल दिखाएंगे तुमको हम, कायदे से हम कल दिखाना। तो देखोगे क्या तुम? दिखाओ, परसों दिखाओ, रोज उस दिन तो आप कहा कह रहे, उस दिन बोल गए उल्टे से, कहा था? कह रहा ठेला नहीं रहेगा। ठेला हटवाते हैं, हमारा ठेला हटवाते सारे लगवाते हैं। तूने पैसा असूली लेते हैं ठेला, सारे लगते हैं। पूछना किसी से। हाँ असूली लेते हो ना। बताओ ना किसी ए से। पार्षद जी का फोन कर, सुंदर जी का पार्षद का फोन करो, हम कर रहे हैं, रुको कर लो। भैया चूड़ी लगाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, यह पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ यहाँ पहले भी, आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो भैया, चूड़ी पहन लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है। भैया चूड़ी लगाया हूँ, आज पहला दिन है मेरा यहाँ। भैया चूड़ी पहन लो, यह पहला दिन है मेरा, मुझे काम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। हाँ यहाँ पहले भी, आज पहला ही दिन है मेरा। चूड़ी पहन लो भैया, चूड़ी पहन लो। पूरे दिन लाइट गायब हो रही है।
देखिए भैया कितना ज्यादा तेजी में मंदिर जात बड़े जवनिया गांव के गोइल पानी में गोइल भाई देख सकत बनी सब दह गई जवनिया गांव में देख सकत बनी कितना ज्यादा तेजी में मंदिर जात बाटी अंदर देखिए प्रलय मच गई भाई लोग जवनिया गांव के नजारा हटे देख सकत बानी एकदम तहस नहस हो गई कि मंदिर केने गई पते न लगल भाई लोग देखिए जा थोड़ा सा भी नहीं खेल देखिए एजा प्रलय मच गई बेटा जवनिया गांव में। मंदिर के आहो पता ना लगल भाई की कहाँ गई देख सकत बनी जाए जा। के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या घटना की असली वजह थी? ये दिनांक 22 मई 2025 को वादी हैं रमाकांत, इनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इस पे एसीपी गाजीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई, कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों पे परिजनों ने भी आरोप लगाया था, उनसे बड़े वृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहाँ पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब NCR लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहाँ से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आला कत्ल जो लोहे की रॉड है वो बरामद करी गई है और इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। ज़ीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको ATS ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में हैं? चलो भाई ठीक है, इसी में हैं? चलो भाई ठीक है, इसी में ये सब इन्होंने कहीं नहीं डाला है कि हमने ये किया वो किया, नॉर्मल एक्टिव थे। नॉर्मली ये सब इन्होंने कहीं नहीं डाला है कि हमने ये किया वो किया, नॉर्मल एक्टिव थे। नॉर्मली उसको आगे करो, ये छुप रहा है, नीले वाला दब रहा है, जगह फुल कर। यही तो मेन है। के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या घटना की असली वजह थी? ये दिनांक 22 मई 2025 को वादी हैं रमाकांत,
इनके पुत्र के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट करी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेके थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये ब्लाइंड मर्डर था, इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और कोई इस तरह की रंजिश भी नहीं निकल के आ रही थी। इस पे एसीपी गाज़ीपुर और इंस्पेक्टर इंदिरा नगर की टीम ने लगातार प्रयास करे। मौके की फुटेजेस देखी गई, कुछ लोग संदिग्ध थे, कुछ लोगों पे परिजनों ने भी आरोप लगाया था, उनसे बड़े वृहद तरीके से पूछताछ करी गई। फिर भी जब चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो लोकल मुखबिर लगाए गए थे इनके द्वारा, जिनके इशारे पे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहाँ पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब एनसीआर लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहाँ से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था। 10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 5 अभियुक्त जिनके नाम सनी कश्यप, सलामू, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और रहमत अली हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा आला कतल जो लोहे की रॉड है वो बरामद करी गई है और इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। सर आज मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरा मामला रहा? देखिए, विगत कुछ दिनों में साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट में कुछ चोरी और नकबजनी की घटना हो रही थी। इसमें हमने टीम्स लगा रखी थी और आज कृष्णानगर पुलिस को सफलता मिली। हमने चोरी के इस गैंग का को सफलतापूर्वक वर्कआउट करा। इसमें 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रियांशु, सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका जो गैंग लीडर है उसका नाम सूरज सोनी है, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। आज मुखबिर द्वारा हमको सूचना मिली थी कि अनौरा मोड़ के पास संदिग्ध कुछ चोर यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। हमने पिकेट लगा के यहाँ पे चेकिंग चालू कर दी और जब एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और पुलिस ने रोकने के लिए उसको बोला तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब उस पर फायर करा तो उसके पाँव में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया और पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज सोनी बताया, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। जब इसका आपराधिक इतिहास चेक करा गया तो इसके ऊपर 17 से ज़्यादा 2017 से ही लखनऊ जोन में लखनऊ कमिश्नरेट में अभियोग पंजीकृत है। इसके ऊपर 2017 में गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया था और अन्य चोरी और नकबजनी के मुकदमे लिखे गए थे। राजधानी लखनऊ के अलावा और भी कहीं आपराधिक इतिहास? देखिए, फिलहाल तो जो हमने चेक करा इसमें लखनऊ जो कैपिटल है उसी में इसके मुकदमे अभियोग पंजीकृत है और इसके पास से हमको एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है, अवैध तमंचा बरामद हुआ और कुछ चोरी करी हुई ज्वेलरी बरामद हुई। बिना नंबर की जो बाइक बरामद हुई, क्या वो ये भी चोरी थी? देखिए, अभी उसका चेसिस नंबर से और इंजन नंबर से अभी हम लोग जिपनेट से चेक कराया जाए। सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका जो गैंग लीडर है उसका नाम सूरज सोनी है, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। आज मुखबिर द्वारा हमको सूचना मिली थी कि अनौरा मोड़ के पास संदिग्ध कुछ चोर यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। हमने पिकेट लगा के यहाँ पे चेकिंग चालू कर दी
और जब एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था और पुलिस ने रोकने के लिए उसको बोला तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब उस पर फायर करा तो उसके पाँव में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया और पूछताछ में उसने अपना नाम सूरज सोनी बताया, जो कि सीतापुर का रहने वाला है। जब इसका आपराधिक इतिहास चेक करा गया तो इसके ऊपर 17 से ज़्यादा 2017 से ही लखनऊ जोन में लखनऊ कमिश्नरेट में अभियोग पंजीकृत है। इसके ऊपर 2017 में गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया था और अन्य चोरी और नकबजनी के मुकदमे लिखे गए थे। राजधानी लखनऊ के अलावा और भी कहीं अपराधी के तहत? देखिए, फिलहाल तो जो हमने चेक करा इसमें लखनऊ जो कैपिटल है उसी में इसके मुकदमे अभियोग पंजीकृत है और इसके पास से हमको एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है, अवैध तमंचा बरामद हुआ और कुछ चोरी करी हुई ज्वेलरी बरामद हुई। बिना नंबर की जो बाइक बरामद हुई, क्या वो ये भी चोरी थी? देखिए, अभी उसका चेसिस नंबर से और इंजन नंबर से अभी हम लोग जिपनेट से चेक कराया जाए। थैंक यू। आज दिनांक 19/7/2025 को समय करीब 10:30 बजे दिलीप पुत्र सुरेश उम्र करीब 24 वर्ष निवासी बंदूखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव, जो अपनी महिला मित्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासिनी आदर्श नगर जनपद उन्नाव से मिलने उसके घर पर गया था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दिलीप ने अपनी मित्र के ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज हेतु जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए हैलेट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है, जहां वह इलाजरत है। आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। निवासी बंदूखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव, जो अपनी महिला मित्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासिनी आदर्श नगर जनपद उन्नाव से मिलने उसके घर पर गया था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दिलीप ने अपनी मित्र के ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज हेतु जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए हैलेट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है, जहां वह इलाजरत है। आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19/7/25 को थाना शाहाबाद के ग्राम हुसेपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तेजा उम्र 65 वर्ष निवासी हुसेपुर, जो एक सीमेंट ब्रिक बनाने वाले प्लांट पर चौकीदारी करते थे, इनका शव झोंपड़ी से कुछ दूरी पर मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस द्वारा अन्य बिंदु कि एक व्यक्ति तेजा उम्र 65 वर्ष निवासी हुसेपुर, जो एक सीमेंट ब्रिक बनाने वाले प्लांट पर चौकीदारी करते थे, इनका शव झोंपड़ी से कुछ दूरी पर मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस द्वारा अन्य बिंदुओं पर गहराई से साक्ष्य संकलित करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है, ऑन तो है, माइक तो ऑन है, माइक ऑन है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम। जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के
सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। की चुटिया बनाई ला तो दारू पिए को अब तरोपन कर आई हम तो के दूरी इनके बैठा के दारू पियाई लड़की पैदा करला इंजीनियर आर्किटेक्ट के लड़की एक लाख 20,000 उनके पास कहीं की का मानव इसका 1.5 लाख रुपए का माउली बाबा मन पर भी जैसे आपको ड्राइवर मिला, आपका ड्राइवर जो आपका चलता है जो आपका मेरी ड्राइवर मेरी रोकन की चुटिया बनाई ला तो दारू पिए को अब तरोपन कर आई हम तो के दूरी इनके बैठा के दारू पियाई लड़की पैदा करला इंजीनियर आर्किटेक्ट के लड़की एक लाख 20,000 उनके पास कहीं की का मानव इसका 1.5 लाख रुपए का माउली बाबा मन पर भी जैसे आपको ड्राइवर मिला, आपका ड्राइवर जो आपका चलता है जो आपका मेरी ड्राइवर मेरी करो कमीशन हमारा लक्ष्य का नारा 200 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 करो कमीशन हमारा योगी मोदी रोटी 200 करो कमीशन हमारा लक्ष्य का नारा 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 200 करो कमीशन हमारा योगी मोदी रोटी
और एक थी 19 जो गई है, पता नहीं 19-20 साल की औरत थी, मोटी मोटी औरत ने उस औरत ने उस बच्ची को मारा, वो बच्ची यहाँ पे बेहोश हो गई। मैंने उस बच्ची को उठाया था, कैमरा प्रूफ है, मैंने उस बच्ची को उठाया, उसका फोन एक भैया ने उसके हाथ में दिया। मैं अपनी कावड़ की सुरक्षा कर रहा था, मेरे को बिना बात के उसने मारा। हम लोग तुम लोगों की सेफ्टी में खड़े हैं। अब ये देखिए करोड़ों मेरा क्या कर दिया उन्होंने, करोड़ों रुपए और ये देखिए वो रास्ता बनाते हैं गवर्नमेंट के आप लोग सुरक्षित ठंडी तो जल भी क्या करते हैं हम लोग। इनकी लोड़ों को छोड़ो का हरियाणा दिल्ली वालों को यहाँ रख देना था, गिरा के चलो उत्तराखंड की सबसे मैं मानता हूँ। कर्मचारियों को मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ बात है, इन्होंने कुछ नहीं करा, तो आ जाओ रोड पे हरित्री पब्लिक होटल वाले सब देख रहे। आज मेरे तुम्हारे साथ में होगा, कितने लोग तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ में होने वाला है। आज मेरे साथ हमने भी गाड़ी में लट रखने पड़ेंगे आगे से, जब भारी हो गया कैसे किसको बुलाने के बोला? अरे दादागिरी करते बाहर निकल जाओ दो ना, बड़ा आदमी है, तुमको बोला हम तुम्हारा है बुक किया मैं इसको बोल रहा बुक किसने किया? मैं बुकिंग का ही बोल रहा तेरे को। आवाज ज्यादा भूसड़ी के क्या तेरा गाड़ी उठता नहीं रिक्शा लगा बोल किसको लगाना उसको बुला अभी लगा दादागिरी करते बोला उसके अंदर मारी इधर उलवान जाता नहीं गाड़ी हमारा। मैं यार मुझे मालूम है, मैं पहली बार इधर आया हूँ, मैं क्या धक्का मुक्की किया हूँ? मैं खाली बोला हूँ। आवाज खाली बोलेगा तो क्या हुआ? मैं खाली बोला हूँ। मराठी बोल, मला हिंदी मराठी बोल मराठी त्याला नाही माहिती होता भाऊ, त्याला नाही माहिती होता। त्याला नाही माहिती होता। फोटो निकाल तेरे मोबाइल में, मैंने जाऊ दे बाबा, क्या दिखेगा? क्या मुंडी की उधर चले गए जबरदस्ती इनको करना, किसी को कंप्लीट कर जा, मैं यही खड़ा ही है सुनते भी नहीं आदमी। क्या साइड में हो जाओ, रोड पे खड़े साइड में तो हो जाओ।
अंकित अंकित सुनो तीन तारीख को कहाँ गए जी अंकित अंकित सुनो तीन तारीख को कहाँ गए तुड़वा दे नहीं तुड़वाई और उसके बाद कार्रवाई आपने गर्मी लग रहा है बहुत तेज और गिरफ्तारी के बाद तुड़वा दे नहीं तुड़वाई और उसके बाद कार्रवाई आपने गर्मी लग रहा है बहुत तेज और गिरफ्तारी के बाद मंदिर कब्जा कर लिया आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है। उसमें मंदिर कब्जा कर लिया
तुड़वा दे, लेकिन नहीं तुड़वाई और उसके बाद कार्रवाई आपने गर्मी लग रहा है बहुत तेज। और गिरफ्तारी के बाद आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को थाना गुडम्बा क्षेत्र में टेढ़ी पुलिया के पास शहजेब शकील नाम के एक व्यापारी जिनकी उम्र करीब 38 साल है और जो विकास नगर के रहने वाले थे, ये रियल एस्टेट का काम करते थे। इन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल एसएचओ द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, घटना पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी घटना पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है। और इससे पहले मृतक सजीव की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसे ही डिप्रेशन में अपनी आर्थिक मंदी का कारण देते हुए आत्महत्या किए जाने की बात कही है और उस वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई थी। सभी परिजन मौजूद थे। परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य प्राप्त होंगे। शहजेब शकील नाम के एक व्यापारी जिनकी उम्र करीब 38 साल है और जो विकास नगर के रहने वाले थे, ये रियल एस्टेट का काम करते थे। इन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल एसएचओ द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, घटना पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी घटना पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है। और इससे पहले मृतक सजीव की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसे ही डिप्रेशन में अपनी आर्थिक मंदी का कारण देते हुए आत्महत्या किए जाने की बात कही है और उस वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई थी। सभी परिजन मौजूद थे। परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, आज से श्रावण माह प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों पे भारी भीड़ रहती है। इसके साथ ही साथ लखनऊ शहर के विभिन्न जगहों से कांवड़िया गुजरते हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो की गई है। हमारे जनपद के सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। जितने भी कांवड़ समिति है उनके आयोजकों के साथ, जितने भंडारा समिति है उनके आयोजकों के साथ एक बैठक कर ली गई है ताकि समन्वय स्थापित हो जाए। साथ ही साथ जितने भी हमारे कांवड़ रूट हैं जो दूसरे जिलों से आकर और बाराबंकी की तरफ जाते हैं या कुछ हरदोई की तरफ जाते हैं, उन सभी रास्तों पर भी हमारी रूट की डिप्लॉयमेंट हो गई है फोर्स की। हमारे शहर में 3 प्रमुख मंदिर हैं जिसमें काफी भीड़ रहती है। मनकामेश्वर मंदिर है जो हसनगंज में है, कोनेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर है जहाँ काफी भीड़ होती है। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में भी भीड़ रहती है। हर एक थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक मंदिर पर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। जो मुख्य मंदिर है उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया है। कल मेरे और डीएम के द्वारा सभी मंदिरों का विजिट भी कर लिया गया जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ के आयोजक, वहाँ मंदिर के जो समिति और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों पे भारी भीड़ रहती है। इसके साथ ही साथ लखनऊ शहर के विभिन्न जगहों से कांवड़िया गुजरते हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो की गई है। हमारे जनपद के सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। जितने भी कांवड़ समिति है उनके आयोजकों के साथ, जितने भंडारा समिति है उनके आयोजकों के साथ एक बैठक कर ली गई है ताकि समन्वय स्थापित हो जाए। साथ ही साथ जितने भी हमारे कांवड़ रूट हैं जो दूसरे जिलों से आकर और बाराबंकी की तरफ जाते हैं या कुछ हरदोई की तरफ जाते हैं, उन सभी रास्तों पर भी हमारी रूट की डिप्लॉयमेंट हो गई है फोर्स की। हमारे शहर में 3 प्रमुख मंदिर हैं जिसमें काफी भीड़ रहती है। मनकामेश्वर मंदिर है जो हसनगंज में है, कोनेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर है जहाँ काफी भीड़ होती है। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में भी भीड़ रहती है। हर एक थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक मंदिर पर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। जो मुख्य मंदिर है उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया है।
कल मेरे और डीएम के द्वारा सभी मंदिरों का विजिट भी कर लिया गया, जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ के आयोजक, वहाँ मंदिर के जो समिति के लोग हैं, उनके साथ बैठक कर ली गई है, समन्वय स्थापित। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अपने एक जजमेंट में कहा है कि किसी भी पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, 2002 में। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बस हमें लक्ष्य बनाना है कि अपनी वोटर लिस्ट ठीक रखनी है, बस कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने। आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली करा करने के लिए पीआईएल करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो किस सोच के लोग थे। जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7,000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया है लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप, मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया उन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी, बोलो विधायक जी ने एसडीएम को कूटा नहीं कूटा वो अभी भी नहीं पता हम लोगों को, सही कूटे थे कि नहीं कूटे थे, क्या समझौता हो गया उनका। सर गोमती तो एक जगह नहीं और न जाने कितनी जगह में उन गाड़ियों ने नुकसान पहुंचाया, लोगों की जान गई है। आप लोग समझे वीडियो दिखाते हैं और आपके साथी तो जिन जिलों में वो सब जानते होंगे। अब तो पानी आ गया, अब तो टीले दिखे होंगे जहां इकट्ठे कर रखे होंगे टीले। इतना खनिज विभाग में लूट कभी नहीं हुई है। बिहार में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं और वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो, वोट कैसे कर पाएंगे। हम लोगों को यूपी के लिए तैयार करना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको देकर के आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो देकर के आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। बिहार में स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 9 तारीख को पूरे बिहार में रोड शो करेंगे। ये स्पेशल रिव्यू वोट का आरोप है कि काटने के लिए। नहीं, आप सोचिए ना 20-25 दिन में पूरे वोट देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, क्या संभव है बताओ। जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग। संजय प्रकाश नारायण जी का आपने जिक्र किया और उनका जो बलिया में गांव है सिकापुर है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी रही है। यहाँ तक कि वहाँ की एक महिला अभी कुछ दिन पहले जाकर के अस्पताल में फर्श पर बच्चा दे दी, बच्चे को जन्म दे दी। और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, वहाँ बाढ़ से आधे से ज्यादा गाँव प्रभावित रहते हैं। उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जनशमिस गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए जो है जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जिम्नेसी के विरोधी हैं। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सरकार का जलकुंभी भी हट जाएगी। कंपोजिट विद्यालय खुले, अब उसके बाद उसी नाम से शराब की दुकानें, कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही है। दुर्भाग्य ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और दुकानें बंद।
नहीं वो तो हटाने की मदद करेगी जो चीज बता रहे हैं। देखिए ये सरकार क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता। सवाल है कि आज नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग जगह जगह जा रहे हैं। आप याद कीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि लोग विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप डेटा चेक करिए भारत से 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। 8 लाख और न जाने कितने परिवार दुनिया में रह रहे हैं, भारत के दुनिया में रह रहे हैं। सोचिए आप, अगर ये भावना उनके यहां भी अंदर पैदा हो जाए, कल को अमेरिका कहने लगे, याद है आपको कैसे हमारे भारतीय लोग बेड़ियों को पकड़ करके बेड़ियां बांध करके वापस भेजे थे, हथकड़ी और बेड़ियों से भेजे गए। हम समाजवादी जो इस पक्ष में नहीं है, सबको आजादी होनी चाहिए, सबको काम और रोजगार की तलाश होनी चाहिए। ये जानबूझ करके बीजेपी चाहिए मुद्दा बने, क्योंकि जहां झगड़ा होगा, जहां दूरियां बनेंगी, वहां पॉलिटिकल लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। सवाल तो ये है कि चीन से सामान रुकना चाहिए, तभी रोजगार नौकरी मिलेगी। सर एक सवाल है, जल जीवन मिशन ने कई कंपनियों को 50 साल के लिए करोड़ों के रुपए के टेंडर दिए गए, और उसमें प्राइम न्यूज ने ऑपरेशन प्यासा चलाया। सर जितने भी एड्रेस अभी तक हमने देखे हैं सब फर्जी मिले हैं, क्या कहेंगे सर? वो स्कीम ही फर्जी है। सर मानसून का समय चल रहा है और नदियां उफान पे, पूरे प्रदेश के आधे बाढ़ की स्थिति है। नदियां नहीं, सड़कें भी उफान पे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मरकरिका घाट जो है आधे नगर डूब गया है और शवों का जुदा संस्कार वो छत पे करना पड़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि सब बादल गोरखपुर के दाएं बाएं से निकले जा रहे हैं। अखिलेश जी, एक नई सड़क अभी बनी है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 7,000 करोड़ ज्यादा, उससे ज्यादा कीमत बताई जा रही है। उसकी गुणवत्ता को लेकर आप लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है। हाल ही में सुनने में आया है कि सरयू के किनारे आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर वो सड़क जगह जगह से टूट रही है, मिट्टी धंस रही है, कटाव हो रहा है, और रातों रात अधिकारी इसको पैच वर्क करने में जुटे हुए हैं। इसकी गुणवत्ता को आप लोगों ने जो सवाल उठाया था वो अब जमीन पर धरातल पर वैसा ही दिख रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी ये काम करने के एक्सपर्ट नहीं है, उनसे वही काम लेना चाहिए जिसके वो एक्सपर्ट है। प्राथमिक विद्यालय और विद्यालय का विलय किया जा रहा है, तो ये क्या जनता के हित में सरकार का निर्णय जाएगा? ये मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जानकारी की कि किन किन बूथों पर चुनाव वो हारते हैं, लगातार हार रहे हैं। उन बूथों के स्कूलों को इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के डेटा लिया, जानकारी हासिल की और उन्हीं स्कूलों को बंद करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी 15 अगस्त हमारे विधायक, हमारे सांसद, संगठन के लोग उन तमाम 5000 गांव में जाकर के 15 अगस्त मनाने का काम करेंगे। उन बच्चों और परिवारों के बीच में 15 अगस्त मनाएंगे। किसानों का 400 करोड़ रुपया अटका हुआ है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान काफी परेशान है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गन्ना का मूल भी नहीं बढ़ा और जो बेचा उन्होंने वो पेमेंट नहीं हो पा रहा। अभी बड़े भुगतान बाकी हैं, बहुत अलग अलग जिलों में अगर डेटा निकालोगे तो आप पाएंगे इससे ज्यादा है पैसा जो बकाया है, जो किसानों को मिलना है, और सरकार देने के लिए भी तैयार नहीं है या दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को अपने ही नारे के बारे में सोचना चाहिए जो उन्होंने दिया था कि किसानों की आय दोगुनी नहीं होनी चाहिए। अब आय दोगुनी कैसे होगी जब भुगतान ही नहीं हो रहा समय पर उनकी। लग रहा है कि उद्योग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने। आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली करा करने के लिए पीआई करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे?
वो किस सोच के लोग थे? जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7,000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया इन लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप, मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया इन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी, बोलो। हम लोगों को यूपी के लिए तैयार करना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको देकर के आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो देकर के आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। बिहार में स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, इसके विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 9 तारीख को पूरे बिहार में रोड ब्लॉक करेंगे। ये स्पेशल रिव्यू उनका आरोप है कि काटने के नहीं, आप सोचिए ना 20-25 दिन में पूरे वोट देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, क्या संभव है बताओ? जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, मां बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग? संजय प्रकाश नारायण जी का आपने जिक्र किया और उनका जो बलिया में गांव है सिकापी और वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी रही है, यहाँ तक कि वहाँ की एक महिला अभी कुछ दिन पहले जाकर के अस्पताल में फर्श पर बच्चा दे दी, बच्चे को जन्म दे दी। और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, वहाँ बाढ़ से आधे से ज्यादा गाँव प्रभावित रहते हैं। उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जनशमिस गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। सर, गोमती नदी की साफ सफाई के लिए जो है जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जिम्नेसी के विरोधी हैं। सर, गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सवाल है कि आज नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग जगह जगह जा रहे हैं। आप याद कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि लोग विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप डेटा चेक करिए, भारत से 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। 8 लाख। और न जाने कितने परिवार दुनिया में रह रहे हैं, भारत के दुनिया में रह रहे हैं। सोचिए आप, अगर ये भावना उनके यहां भी अंदर पैदा हो जाए, कल को अमेरिका कहने लगे, याद है आपको कैसे हमारे भारतीय लोग बेड़ियों को पकड़ करके, बेड़ियां बांध करके वापस भेजे थे, हथकड़ियों बेड़ियों से भेजे गए थे। हम समाजवादी जो इस पक्ष में नहीं है, सबको आजादी होनी चाहिए, सबको काम और रोजगार की तलाश होनी चाहिए। ये जानबूझ करके बीजेपी चाहिए मुद्दा बने, क्योंकि जहां झगड़ा होगा, जहां दूरियां बनेंगी, वहां पॉलिटिकल लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। सवाल तो ये है कि चीन से सामान रुकना चाहिए, तभी रोजगार नौकरी मिलेगी। सर, एक सवाल है, जल जीवन मिशन में कई कंपनियों को 50 साल के लिए करोड़ों के रुपए के टेंडर दिए गए और उसमें प्राइम न्यूज ने ऑपरेशन प्यासा चलाया। सर, जितने भी एड्रेस अभी तक हमने देखे हैं सब फर्जी मिले हैं, क्या कहेंगे सर? वो स्कीम ही फर्जी है। सर, मानसून का समय चल रहा है और नदियां उफान पे, पूरे प्रदेश के आधे बाढ़ की स्थिति है। नदियां नहीं, सड़कें भी उफान पे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मरकरिका घाट जो है आधे से ज्यादा डूब गया है और शवों का जो दाह संस्कार वो छत पे करना पड़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि सब बादल गोरखपुर के दाएं बाएं से निकले जा रहे हैं। अखिलेश जी, एक नई सड़क अभी बनी है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, 7,000 करोड़ ज्यादा, उससे ज्यादा कीमत बताई जा रही है। उसकी गुणवत्ता को लेकर आप लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है।
हाल ही में सुनने में आया है कि सरयू के किनारे आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर वो सड़क जगह जगह से टूट रही है, मिट्टी धंस रही है, कटाव हो रहा है और रातों रात अधिकारी इसको पैच वर्क करने में जुटे हुए हैं। इसकी गुणवत्ता को आप लोगों ने जो सवाल उठाया था वो अब जमीन पर धरातल पर वैसा ही दिख रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी ये काम करने के एक्सपर्ट नहीं है, उनसे वही काम लेना चाहिए जिसके वो एक्सपर्ट प्राथमिक विद्यालय विद्यालय का विलय किया जा रहा है, तो ये क्या जनता के हित में सरकार का निर्णय जाएगा? ये मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जानकारी की कि किन किन बूथों पर चुनाव वो हारते हैं, लगातार हार रहे हैं। उन बूथों के स्कूलों को इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के डेटा लिया, जानकारी हासिल की और उन्हीं स्कूलों को बंद करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी 15 अगस्त हमारे विधायक, हमारे सांसद, संगठन के लोग उन तमाम 5000 गांव में जाकर के 15 अगस्त मनाने का काम करेंगे, उन बच्चों और परिवारों के बीच में 15 अगस्त मनाएंगे। किसानों का 400 करोड़ रुपया अटका हुआ है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान काफी परेशान है। पेमेंट योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ। के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। शिक्षा का अधिकार मत छीनो, मत छीनो। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, प्राइमरी स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ। के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। शिक्षा का अधिकार मत छीनो, मत छीनो। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, प्राइमरी स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के
कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग नौजवान साथी आपका भाई ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल जैसे कि अभी फरमा रहे थे नाज़मी साहब कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बल्कि ये बात बताना चाहता हूं, इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें
कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं कर सकते, जिसका इतिहास हजरत भी कहता हो। उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। जब तक ये काला कानून वापस न हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान खड़ा है। अगली पुकार, हमें उम्मीद है कि दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्शन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं। इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी पार्टी की आपकी बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था, और आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान भी किया। यूपी की राजनीति में आप 93 से एक्टिव है, इस बार क्या नया होगा? वार्षिक बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मन से बात उठी कि जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में। आपकी पार्टी इस पर किस तरह से, खासतौर पर अखिलेश यादव? सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को उखाड़ करके फेंक देंगे। एनडीए की सरकार जा गई है और वक्फ कानून बिल को वो उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश के संविधान ने देश में रहने वालों को जो हक दिया है, उस हक के पेश नजर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, संविधान ने उनको हक दिया है कि वो अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने धर्म की तबलीग व इशाअत करेंगे और अपने धर्म के ताल्लुक से उनका जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। वक्फ इस्लाम का एक ऐसा हिस्सा है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता और सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह के उसूल और ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं उससे वक्फ को लेकर के तमाम ही मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं और संवैधानिक तौर पर ये हमारा हक है। जो लोग भी संविधान पर भरोसा करते हैं उनको संविधान की ही बात करनी चाहिए। तो सर, मुस्लिम वोट फिर जाएगा किसके पास? तेजस्वी यादव के पास, एनडीए के पास या कहीं और? अब ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बिहार की राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू। जो लोग जुल्म कर रहे हैं भारत में मुसलमानों पर, अरे जालिमों, हमको खतरा चीन से है, हमको खतरा पाकिस्तान से। अब तो ड्रम भी अनाप शनाप बकते रहता है। अरे भारत को मजबूत करो। आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में ईद से 2 दिन पहले हाजी मकसूद साहब को आपने पीट कर मार दिया। क्यों मारा आपने? क्या वजह थी? और एक राजगढ़ में हुआ, फिर रायसन में अरमान और जुनैद को मार दिया। जुनैद की मौत हो गई, अरमान वेंटिलेटर पर है और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाअल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल। नहीं, नाम नहीं बोलते।
क्यों आपके साले हैं, ससुरे हैं, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे, इतना शर्मा रहे क्यों? अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है, वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो, और ये जितने गांव रक्षक है इतने बहादुर है, तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो, लड़के आ चल। अरे देश को बचाओ, देश की रक्षा करो, देश को खतरा है चीन से। याद रखो, अगर भारत ताकतवर नहीं बनेगा इकोनॉमिकली तौर पर, मिलिट्री तौर पर, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम बताओ? निकल जाइए ना, आइए आइए बाहर आइए। कहाँ घर है? कहाँ घर है? आ रहा हायरे में है कि हायरे में है? हायरे स्टाफ है? हायरे स्टाफ है? ठीक। और क्या है रूम में? ना खोलो तो रूम। क्या रूम खोलो ना। जी सर। सर आ गया है। आ रहे हैं सर। इतना गुस्सा हमरा परेशान कर दिया है। क्या रूम खोलो ना। काहे नहीं आया? पहले तो उसको फोन काहे लगा? क्या होगा? रात में कैसे हम बाती करेंगे? उसको फोन काहे लगा? क्या होगा? रात में कैसे हम बाती करेंगे? हाँ तो यहीं है। लाइट जले। कौन है वो अंदर में? क्या अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ अंदर में है, दिख रहा है। क्या अंदर में कौन है वो? इधर पर रहिए, अंदर आइए, अंदर आइए, उसको निकालो ना बाहर। हो गया क्या बोला? धर्मेंद्र भैया तो बोला, इसको बता कौन है? इसको बोला ना बाहर। और क्या है रूम में? ना खोलो तो रूम। क्या रूम खोलो ना। जी सर। सर आ गया है। आ रहे हैं सर। इतना गुस्सा हमरा परेशान कर दिया है। क्या रूम खोलो ना। काहे नहीं आया? पहले तो उसको फोन काहे लगा? क्या होगा? रात में कैसे हम बाती करेंगे? हाँ तो यहीं है। लाइट जले। कौन है वो अंदर में? क्या अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ अंदर में है, दिख रहा है। क्या अंदर में कौन है वो? इधर पर रहिए, अंदर आइए, अंदर आइए, उसको निकालो ना बाहर। हो गया क्या बोला? धर्मेंद्र भैया तो बोला, इसको बता कौन है? इसको बोला ना बाहर। और क्या है रूम में? ना खोलो तो रूम। क्या रूम खोलो ना। जी सर। सर आ गया है। आ रहे हैं सर। इतना गुस्सा हमरा परेशान कर दिया है। क्या रूम खोलो ना। काहे नहीं आया? पहले तो उसको फोन काहे लगा? क्या होगा? रात में कैसे हम बाती करेंगे? हाँ तो यहीं है। लाइट जले। कौन है वो अंदर में? क्या अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ अंदर में है, दिख रहा है। क्या अंदर में कौन है वो? इधर पर रहिए, अंदर आइए, अंदर आइए,
उसको निकालो ना बाहर। हो गया क्या बोला धर्मेंद्र भैया तो बोला उसको बता कौन है धर्मेंद्र भैया उसको बोला ना बाहर निकल जाओ भाई, निकल जाइए ना। आइए आइए बाहर आइए। कहाँ घर है? कहाँ घर है? आ रहा हायरे में है कोई? हायरे में है? हायरे स्टाफ है? हायरे स्टाफ है? ठीक। हम लोग ड्यूटी के लिए यहाँ मान लीजिए अच्छी तरह परेशान हो रहा है, आदमी फोन नहीं उठाएगा, क्या करेगा आदमी बताइए।